नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा ये जीवन बेहद तनावपूर्ण जीवन है। इसमें परेशानियां ज़्यादा हैं, तकलीफ़ ज़्यादा हैं और ऐसे में जो मंचासीन विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं हूं कि इन दिग्गजों के साथ यहां बैठ सकूं। कारण यह है कि मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर अशोक चक्रधर, जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया, जिन्होंने मुझे हिंदी भाषा सिखाई, जिन्होंने मुझे भाषा का संस्कार दिया, और आज ये जो मोबाइल फ़ोन्स आपके सामने हैं, आज से 20 से 25 साल से 25 साल पहले अशोक चक्रधर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी अहमियत हम लोगों को बताई। उस ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, उस ज़माने में जब डिजिटल कैमरास, टीवी, ये बहुत दूर की बात है, तब अशोक चक्रधर जी हमें पढ़ाया करते थे। कैसेट होती थी, वो टेप रिकॉर्डर, जानते हैं आप लोग, पुराने लोग, आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे। वो टेप रिकॉर्डर में हम लोगों को ख़रीदना पड़ता था। 25 रुपए का वो टेप आता था, हालत ख़राब हो जाती थी। मैंने कई बार जाकर कहा कि सर पैसे नहीं है, तो बोले कि तुम पैसे मुझसे ले लो लेकिन उसके बिना क्लास में नहीं आ सकते। मुझे इन्होंने क्लास से निकाला था, आज बदला लेने का मौका मिला है गुरुदेव से। मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं कि मैं सुरेंद्र शर्मा जी के साथ बैठ सकूं, उनसे कुछ पूछ सकूं, उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन एक सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब आप हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे तो अभी भी हैं। मुझे तो इन्होंने रिटायर कर दिया। मुझे क्यों निकाल दिया सर आपने? फिर मुझे क्यों निकाला आपने, बताइए। वो माइक आपके पास। हेलो। इसलिए निकाला कि तू अशोक चक्रधर की ज्यादा तारीफ करता है, मेरी नहीं करता। तो मेरे साथ मजबूरी यह है दोस्तों कि मुझे साहित्य आज तक ने ऐसे लोगों के साथ बैठा दिया, मैं जिनके चरणों में बैठना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठा दिया मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ सुरेंद्र शर्मा जी के साथ काम करने का एकेडमी में, और वहाँ जो 3 साल मैंने सुरेंद्र शर्मा जी के साथ काम किया, और उन 3 सालों में इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े आयोजन हम लोगों ने किए। तो मैं बस देखता रहता था, सुनता रहता था, सीखता था, समझता था, और वहाँ मुझे हमारे देश के बड़े बड़े साहित्यकारों से परिचय और उनका साक्षात्कार अगर किसी ने करवाया तो वो सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। पॉपुलर मेरिठी जी जब इतना सा था तब से इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं हमेशा इन्हें एक बुज़ुर्ग के तौर पर इज़्ज़त देता हूँ। इन्हें सुनता आया हूँ, इन्हें देखता आया हूँ, और मेरे पिताजी के ये साथी हैं। तो आप सोचिए मैं कैसे इनके सामने बैठ सकता हूँ। इसलिए मैं आज बड़ा नर्वस हो रहा हूँ और कुछ पूछ पाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हा। माइक उठाइए। अरुण जैमिनी जी वर्षों से ये मुझे गले लगाते रहे, और एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाते रहे।
साहित्य की दुनिया में, हास्य साहित्य में मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर लाते रहे। क्या बात है। मैं हमेशा इनसे कहता रहा कि नहीं भैया मैं नहीं जानता कुछ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे लाए हैं। तो आज आपको जो यहाँ बोर करने के लिए, इन विद्वजनों के लिए, इन बड़े बड़े चेहरों के साथ अगर मुझे बैठाया गया तो उसके लिए जिम्मेदार ये भी हैं। कितना झूठ बोलते हैं ये पत्रकार। यहाँ भी झूठ बोल रहे हो। ये व्यक्ति इतना अद्भुत है, इतना कमाल का है, इतना प्यारा है, और अगर 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 मोहब्बतें कोई लुटाता है, विश्वास कीजिए, तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वेश अस्थाना जी मोहब्बतें लुटाते हैं। क्या बात आप है, सब पर, अपने चाहने वालों पर और मुझ पर भी बहुत 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 धन्यवाद। भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। शुरुआत यही। अरे वाह, मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, तालियां बज जाए तो देखा जाएगा। सईद भाई ने कहा कि ये किसी के साथ बैठने लायक नहीं है, हम भी किसी के साथ बैठने लायक नहीं है, तो इन चारों को ही छोड़ो, हम लोग चले चाय पिए चल के, यही हो सकता है। अब बड़ी घबराहट मुझे हो रही है, इतने बड़े बड़े कवि मंच पर हैं, मुझे लग रहा है जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। नहीं, भगवान कसम यही लग रहा है, झूठ आज तक नहीं बोला है, कभी बोला ही नहीं है, और आप लोग जानते हैं क्यों नहीं बोला है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर राजा, जिधर जाओ तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे सईद भाई को संचालक बना दिया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती आई, बोली जल्दी से बचाइए, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है। बंदर बोला हाँ बचाएंगे। पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है, दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। तो बकरी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोली जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। मैं एक कविता सुनाता हूँ, मुझे 7-8 मिनट का समय मिला हुआ है, मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको। माना, थोड़ी सी ताली बजाओ, थोड़ा खुलो तो भाई। देखिए मैं लखनऊ से आया हूँ, और लखनऊ जो है वो नज़ाकत नफासत का शहर है। जब तक एनर्जी दिल्ली से नहीं जाती तब तक जो है लखनऊ कुछ कर नहीं पाता है। बुलडोजर भी तभी चलता है जब यहाँ से चाय का प्याला भेजा जाता है? सुनिएगा, एक व्यंग्य कविता सुनाता हूँ। अशोक जी को मैं अपना आदर्श मानता रहा, व्यंग्य में मंच पर हैं। माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। माना ये फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, लेकिन अपना इससे विरोध बहुत पुराना है। अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है, अपने ऊपर तो ऊपर वाले की दुआ है। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। ऊपर वाले की दुआ का मतलब ईश्वर की दुआ है, और कुछ ना समझो आप। अभी हाल ही में घर में एक और बेटा हुआ है। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4। मैं बेटों के नाम बताऊंगा, व्यंग्य की भाषा बोलूंगा और आपकी तालियां आमंत्रित करूंगा। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। अब कुल मिलाकर हमारे बेटे हैं 4: सदाचार, शिष्टाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। सदाचार रो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है। व्यंग्य समझ रहे हो तो बताइएगा। सदाचार रो रहा है, शिष्टाचार सो रहा है, अत्याचार बलवान है और भ्रष्टाचार महान है। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। हमने आपको एक बात नहीं बताई, हमारे कई एक बेटियां भी हैं भाई। बेटियां हैं सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई।
सच्चाई, लड़ाई, महंगाई और जग हंसाई। सच्चाई जड़ है, नो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई जड़ है, लड़ाई गड़बड़ है, महंगाई मुँह लगी है चढ़ेगी। महंगाई मुँह लगी है चढ़ेगी, और जग हंसाई अमा दिल लगी है बढ़ेगी। जग हंसाई दिल लगी है बढ़ेगी। ईमान, अब व्यंग्य के उत्कर्ष तक ले चलता हूँ। आपकी अच्छी तालियां मुझे बताएं कि व्यंग्य कैसा हुआ। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। ईमान, शराफत, प्रेम और कर्तव्य हमारे इन बच्चों के मामा हैं, लेकिन आजकल सबके सब सुदामा हैं। अब अपना भी छोटा सा परिचय पेश है। बंदे का नाम लोकतांत्रिक देश है। बंदे का नाम लोकतांत्रिक देश है। हम दोनों के मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे। इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया कुछ कहती तो कह ले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, बस पैमाना बना रहे और ये मैं खाना बना रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हास्य व्यंग्य की यही विशेषता मित्रों होती है। बेहद गंभीर बात हंसी मजाक में कह दी जाए और उसका हमारे मन मस्तिष्क पर वो असर हो, जो असर यहाँ प्रत्यक्ष हमें सर्वेश भाई की इस बेहद संवेदनशील रचना में देखने को मिला। बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हम दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वाला कोई भी होता है वो बड़ा गर्व महसूस करता है अगर वो ज़रा सा भी हरियाणवी टच देकर बातें कर ले। अरे भाई क्या हाल से, क्या करन लाग रहा। अगर ऐसा कुछ मैं कोशिश करता हूँ, दो यहाँ हरियाणा के दिग्गज बैठे हुए हैं, तो हम लोग स्कूल कॉलेज में ये बड़ा कोशिश करते थे। अभी भी कोई हरियाणवी मिलता है तो ऑटोमेटिकली इस तरह की बातें हम करते हैं। आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? यस, कहाँ से हैं आप? यस, यूपी वाले बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों लीजिए अपने आप अरुण जैमिनी जी। शुक्रिया 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 सईद भाई। ये लखनऊ से, मैं हरियाणा से, दोनों में अंतर बहुत है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ? हरियाणा वाला छूटते बोला, बोला देख है देख। बस यही अंतर है जी। कारण यह कि इनके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बांस बजाया था। और हरियाणा तो मस्त प्रदेश है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना कराए। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। खैर ये आज तक का लाजवाब मंच है, साहित्य आज तक का, और एक भी सूरत ऐसी नहीं है जो प्रेम पे कुछ लिख सके। और हरियाणा वालों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे।
बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो प्रेम की बात चलिए तो एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप ये देखिए, मैंने सौंदर्य वर्णन स्वागत स्वागत। सौंदर्य वर्णन पर ध्यान चाहूंगा आपका। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रसखान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, डीटीसी की बस में चढ़ी। ये कह रहे हैं एक बार फिर से। आपको बताऊं, कुछ जगह रामलीलाओं में ऐसा होता है, पंडित जी मंच पे ही खड़े होते हैं, वो बताते रहते रावण तू ये कह, अंगद तू ये कह। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कह कि हे रावण, तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ हैं, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की डीटीसी की बस में चढ़ी। डीटीसी की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात, ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खाने पीने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई पर उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे से गांव से दूर एक बाग में। लड़का बोला दिखे, ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, भाई बेचारे ने देखो नदी वदी देखी नहीं, हरियाणा में तो जोड़ ही हुआ है जहां भैंसें नहाती हैं। ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करे से मैं डूब जाओ, पर मैं क्या करूं, मैंने तो बापू से पहले ही गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रहे क्यों आकाश से पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोले तो विस्फोट, ना बोले तो कालजे में चोट। लड़की बोली रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बुलास तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हाँ भरे तो तने चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के। प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी कोन्या पर तेरे के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका, बोले कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से, मने लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली।
और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में धर दी। मैंने लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पाँव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले मानोगे नहीं, ईब भी कर रहे सो आंखें चार। प्रेमी बोला किस ख्याल में गुम हो, चार कहाँ अब तो रह रही हैं दो। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईब भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो ये बालक मर जाएंगे, इन्हें दूर मत करो ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा ब्याह को कलेश हरियाणा में कैसे कहें? बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर न आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी न ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। कविता का अंतिम दृश्य है, फिर एक किस तरह पढ़ाई बताता हूँ। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की। दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बहुत विनम्रता से, बहुत आदर और सम्मान के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने दावत दे रहा हूं जो पिछले 50 वर्षों से आपको और हमें गुदगुदा रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ। वो खुद को भी गुदगुदाते हैं। जोरदार तालियों के साथ पॉपुलर बेरेडी जी का स्वागत कीजिए। आप सबको प्रणाम। आज आप पेश करता हूँ। मैं भिन्न भिन्न विषयों पर 4-4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखूँगा, और इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, सीधा कविता के माध्यम से बात करूँगा। 4 पंक्तियाँ देखें कि शेर अच्छे हैं, फ़न अच्छा है, कमाल अच्छा है। शेर अच्छे हैं, फ़न अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे कि ख्याल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊँगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। दोस्तों तुमको सुनाऊंगा नए शेर अभी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। और जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। और रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है। रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है। और मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। और ए हीरो कट रिक्शा वाले, देखें 4 पंक्तियाँ कि ए हीरो कट रिक्शा वाले, ज़रा ठंडी सड़क से होले ओले ओले। ए हीरो कट रिक्शा वाले, ज़रा ठंडी सड़क से होले ओले ओले। मुद्दत से है एक तमन्ना मेरा यार दरीचा खोले ओले ओले। दिल मुझको मजनू का दिया है दोनों जहाँ के मालिक ने, जब भी कोई लड़की देखूँ मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले।
देखें कि हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, हम जिएंगे ना मोहब्बत का असर होने तक, उम्र कट जाती है दीवार को दर होने तक, जीते जी तार भी मुमकिन है ना तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, जीते जी तार भी मुमकिन है ना तुम तक पहुँचे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और ये देखें 4 पंक्तियाँ कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए, और मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नज़र, बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नज़र, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। और देखिए लोग इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जाते हैं, क्या मिला मुझको तेरी जुल्फ़ का कैदी होकर, इश्क की राह में पहुँचे हैं मुसलसल सदमे, उड़ गए बाल मेरे नज़र सफ़ेदी होकर, उड़ गए बाल मेरे नज़र सफ़ेदी होकर। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि यह है सच के नेक नीयत कभी थी न है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने फ़न पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। यह सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने फ़न पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। और देखें कि हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े, हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गच खा के गिर पड़े, हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो गच खा के गिर पड़े, और सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, देखें कि सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहाँ में मेरी मिसाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। और देखें कि ये बलाओं का सिलसिला क्या है, ये बलाओं का सिलसिला क्या है, मेरी तकदीर में लिखा क्या है, हर बरस एक साथ 2 बच्चे, या इलाही ये माजरा क्या है, हर बरस एक साथ 2 बच्चे, या इलाही ये माजरा क्या है। और देखें चंद मुक्तक और कि देखें कि कर गई घर मेरा खाली, मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद, मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद, मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि खुद बताता हूँ ज़रा मेरी ढिठाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए, मेरी इज़्ज़त का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज़्ज़त की कमाई देखिए, मेरी इज़्ज़त का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम, आइए और मेरी इज़्ज़त की कमाई देखिए। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि जाल से बच के न जंजाल में पकड़ा जाऊं, माजी जाता है अगर हाल में पकड़ा जाऊं, दब चुकी मेरे घोटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो अब के नए साल में पकड़ा जाऊं, दब चुकी मेरे घोटालों की पुरानी फाइल, ये ना हो कि अब नए साल में पकड़ा जाऊं। और देखें कि ये कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूँ लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी हैं कहती गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया, कि कैसा हैरतनाक तकनीकी ज़माना आ गया, यूँ लगा जैसे कि कतरे में समंदर भर दिया। और मेरी सासू माँ भी है कहती गज़ब की साइंटिस्ट, रोज़ फटने वाला बम मेरे हवाले कर दिया। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि रुख पर क्रीम, आँख में काजल, बदन गुलदान,
रुख पर क्रीम, आँख में काजल, बदन गुलदान, वो मेरे बस की है ना तुम्हारे ही बस की है। 17 बरस की बेटी थी जिस माँ की पिछले साल, उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। उस माँ की उम्र आज भी 16 बरस की है। और देखें कि हमारी बारी जब आई तो हमसे डॉक्टर बोला चलो जल्दी दिखाओ, और भी बीमार बैठे हैं। जो पहले आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं जो यहाँ 2-4 वो तैयार बैठे हैं। और हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर ज़रा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर ला के तब आराम से सोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर ला के तब आराम से सोए हम भी। और 2 एक कते, फिर एक छोटी सी कविता, फिर इजाज़त। कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहत थी जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा। और बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और मेरी किस्मत देखें, मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है। इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। एक बहुत छोटी सी कविता, इसकी फरमाइश भी है। और 1-2 एक कते और कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आहा का गोदाम बना रखा है। तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट। और फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगई सही कुछ तो दिखाने के लिए आ, ठहंगई सही। और ये छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है फटा नेकर। देखिए हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। कविता उसी पस मंज़र में है। कविता का शीर्षक है फटा नेकर। देखें कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार। जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा हताएँ देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएँ देखकर। अपने नैकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नैकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नैकर भी तू। बहुत अच्छे। जोरदार तालियों के साथ पॉपुलर मेरिठी जी का धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत सम्मान के साथ बेहद वरिष्ठ देखिए अशोक चक्रधर जी को आमंत्रित करूं, जिन्होंने इस हास्य व्यंग की विधा को हिंदी साहित्य में एक ऊंचा मुकाम दिलवाया। आपको और हमें हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे, लेकिन हिंदी भाषा के जो संस्कार हैं उनसे कभी आपने समझौता नहीं किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अशोक चक्रधर जी का। हमारे प्यारे भाई सईद के अंतिम शब्द थे, मतलब जीवित हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा तब कहा जाता है, क्षमा करना, कुछ मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं डर गया सर। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। यही हमें अपने वरिष्ठों से सीखना चाहिए कि वो
किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सुरेंद्र सर ने मुझे कहा कि आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, इसलिए उसका इको जो है वो ज़ीरो करवा दीजिएगा। ये बड़प्पन है आप लोगों का और यही हम आपसे सीखते हैं। बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियां हमारे विद्वजनों के लिए। हमारे बीच में कोई जुगलबंदी नहीं होनी है। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तक ने अपना ये कारवां इस मुकाम पे ला दिया है कि आप सबके लिए एक ज़रूरत बन गया है ये कार्यक्रम। और यहाँ आकर एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि लोग सच बोलते हैं, अपने मन में जो आता है वो बोलते हैं। मैं आभारी हूँ कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति मेरे बारे में सईद ने नहीं की, लेकिन फिर भी अखर गई। सच बोलने वाले पे उंगली उठाई गई। मैं बताना चाहता हूं आज समाज को, इस देश को, कि सुरेंद्र शर्मा मुझसे 5-6 साल बड़े हैं और मैंने सदैव माना है कि मैं छोटा हूं, लेकिन कई बार छोटी बात कर जाते हैं। और ऐसा वो उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बड़प्पन दिखाते हैं कई बार। तो दोस्तों देखिए, एक सच्चाई है, वो सच्चाई अभी मैं आज बता रहा हूँ कि सन 1963 में मैं पहली बार लाल किले के कवि सम्मेलन में आया था। और अभी एक पिछले दिनों एक इनके साक्षात्कार से पता लगा कि इनकी शुरुआत हुई थी सन 66-67 में। तो जितने साल मैं छोटा हूँ उतना ही पहले से मैं लग गया, क्योंकि बराबरी तक तो आना ही है ना भाई। उतना ही सीनियर हो। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आज इस मंच पर अपील करता हूँ सुरेंद्र शर्मा से कि भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी न करने की शपथ खाएं, क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, सदैव छोटा रहूँगा। और ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ नहीं उनके अंदर है, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है तो बंदा कुछ तो बोलेगा ना। तब जब ये बोल गए तो हम भी बोलते हैं इनके लिए। सुनिए, थोड़ा सा दूरी बढ़ा लेता हूँ, इसलिए कि दिखेंगे। तन की दूरी बढ़ा सकता है, मन की दूरी थोड़ी बढ़ा पाएगा। तो देखिए, दूरियां मजबूरियां नहीं होती हैं, और प्रेम अगर न हो तो वैसा भी नहीं होता जैसा होता रहता है। अगर प्रेम न होता तो ये पत्नी से इतना न लड़ते, प्रेम न होता तो उनके विरुद्ध कोई ऐसी वैसी बात न कहते जिस पे आप लोग हंसते। तो ये विशुद्ध प्रेमी आत्मा है। तुम भी जल थे, हम भी जल थे। वाह, तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। वाह, न तुम खल थे न हम खल थे, बुरे आदमी। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। वाह, न तुम जल थे न हम जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए और तुम से आप हो गए। वाह, ये कविता आज फिट हो गई है, इन पे नहीं लिखी। दरअसल मैं ये मानता हूँ कि मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं। और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं। आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं, जिनके हैं। लो, मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ गिन गिन के, हो सको तो हो जाना इनके इनके। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके।
देखिए, कुछ आत्माएं व्यवधान पैदा कर रही हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि पीछे बैठे लोगों को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नज़र से वो आगे आ जाएं और देखें। नजराना हम दे रहे हैं। एक चाहता हूं कि अच्छा है कि पीछे कोई नहीं है। एक छोटी सी कविता है, उसका उदाहरण मेरे एक शिष्य दिया करते हैं, मेरे बारे में प्रशंसा करते हुए, नाम लेते हैं मेरा, और मैं सुनाने का साहस नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि माइक आगे होता है, कविगण पीछे होते हैं, ऐसी बात कह नहीं सकते कि कोई उल्टा अर्थ ले जाए। वो उदाहरण देते हैं कि अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके, अच्छा है सब ऐसे ही बैठे हुए ना, पीछे कोई नहीं, आप चाहते हो पीछे जाए? अगर तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंके तो क्या तुम रह सकते हो बिना चौंके? अगर रह सकते हो तो या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। वाह! या तो तुम बहरे हो या फिर बहुत ही गहरे हो। अच्छा, कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा वफादार होता है, उसकी वफादारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन तरह तरह की वफादारियाँ होती हैं। वफादारियाँ इससे तय होती हैं कि आपको अपने मालिक से क्या मिलता है। तो मेरी निगाह में एक आया कि घर पर धोबी अपने कुत्ते को गधे के सामने दुत्कारता है और घाट पर कपड़ों के साथ फटकारता है। सुनार के कुत्ते के गले में सोने की माला है। कुम्हार ने अपने कुत्ते के लिए कुल्हड़ में दूध डाला है। लोहार के कुत्ते के पास सिकी हुई बोटी है। हलवाई के कुत्ते के पास मलाईदार रोटी है। जुलाहे के कुत्ते के पास खेलने के लिए ढेर है कपास का। मोची के कुत्ते के पास जूता है आदिदास का। इन सब के पास जुगाड़ है ऐशो आराम और ठाठ का। एक निरीह धोबी का कुत्ता है घर का न घाट का। वाह 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 वाह। अब एक प्रयोग जिसकी शुरुआत तो बहुत बरस पहले हुई थी, लेकिन पिछले दिनों मैंने उसको पूरा किया। और वो पूरा क्यों किया कि भावेश अग्रवाल नाम के एक तकनीकी योग्य युवा हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इलाके में काम कर रहे हैं। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुश्मन ना समझो, उसमें थोड़ा थोड़ा लग जाओ। मैं लगा हुआ हूँ, 75 साल का आदमी, तो आप भी करिए। और उसमें एक ही नुक्ता बता रहा हूँ कि जो जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट तैयार करेगा चैट जीपीटी या O4 के लिए, वो उतना ही अच्छा रिजल्ट पाएगा। सूत्र बता दिया मैंने आपको, बाद में इसकी व्याख्या करना और प्रयोग करके देखना। तो साहब, एक जो भाषिक इसका भावेश का मैंने नाम लिया, उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है हाथी। तो उससे मुझे याद आई एक बात कि मैंने आमिर खान साहब मिले थे, रानी मुखर्जी मिली थी, तब उनकी एक पैरोडी की थी उनके गाने की, एक ही अंतरा बनाया था। लेकिन बाद में उसको थोड़ा मैंने सुधारा और नया किया। सुधारा नहीं तो वो गीत आप जानती हैं, जानते हैं। मेरे जहन में रानी थी ना, ए क्या बोलती तू, सुना है ना? ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना, हाथी का अंडाला। ये तब मैंने पैरोडी उनको बताई थी, इतनी ये होके रह गई थी। तो मैंने अब ये पिछले दिन ठीक किया है इसे, सुनिए, क्योंकि हंसाने का मामला है। फंसाने के लिए तो मैं अब मेरी कविताएं और बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। ये मुझे लगता है कि आप हंसें। अब जब मैं मान के चल रहा हूं तो आप हंस दीजिएगा। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना, हाथी का अंडाला। क्या कहा? हाथी का अंडाला। अरे तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फेंटेंगे, तलेंगे, ऑमलेट बनाएंगे, और क्या। वाह। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, हाय क्या मैं बोलूं, सुन सुना, शादी का पंडाला।
शादी का पंडाला, क्या कहा? शादी का पंडाला, अरे रहेंगे सहेंगे डूबेंगे बहेंगे शादी करेंगे और क्या। क्या बोलती थी। सुना, ये बड़ा रोचक है। सुना फांसी का फंदाला, शादी के बाद मंगा रहा। सुना फांसी का फंदाला, क्या कहा? फांसी का फंदाला, अरे डालेंगे झूलेंगे लटकेंगे झटकेंगे नाटक करेंगे और क्या। वाह। क्या बोलती तू। मैं ना बोलूं। सुना गांधी का डंडाला, गांधी का डंडाला, क्या कहा? गांधी का डंडाला, अरे लड़ेंगे भिड़ेंगे पीटेंगे पिटेंगे दंगा करेंगे और क्या। वाह। क्या बोलती तू। मैं ना बोलूं। अच्छा सुना गोबर का कंडाला, क्या कहा? गोबर का कंडाला, अरे सुलगेंगे फूंकेंगे जलेंगे मलेंगे होली खेलेंगे और क्या। वाह। क्या बोलती तू। मैं क्या बोलूं। सुना, ये संवेदनशील है। सुना पार्टी का चंदाला, पार्टी का चंदाला, क्या कहा? पार्टी का चंदाला, अरे मंडे से संडे तक झंडे से डंडे से राज करेंगे और क्या। वाह। वाह। क्या बोलती तू। मैं क्या बोलूं। सुना आलू का बंडाला, बम्बई में आलू बंडा होता है ना, बड़ा चटपटा होता है। आलू का बंडाला, क्या कहा? आलू का बंडाला, अरे चटनी के दोने में मिर्ची के होने में सी करेंगे और क्या। क्या बोलती तू। मैं क्या बोलूं। मिर्ची लगी। अच्छा तो सुना बोतल का ठंडाला, बोतल का ठंडाला, क्या कहा? बोतल का ठंडाला, अरे 2 स्ट्रॉ डालेंगे 2 लिप मिला लेंगे चिल करेंगे और क्या। वाह। चिल करेंगे और क्या। क्या बोलती तू। क्या मैं बोलूं। सुना अंतिम है। सुना भारत का झंडाला, भारत का झंडाला, क्या कहा? भारत का झंडाला, अरे लहरेगा फहरेगा चमकेगा दमकेगा सैल्यूट करेंगे और क्या। वाह। क्या बोलती तू। हाँ मैं हाँ बोलूं। तो दोस्तों कविता कहाँ से लहराती हुई चली जाती है, कहाँ फहर जाती है, कहाँ ठहर जाती है, कहाँ उसकी तुक चली जाती है बहर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ ठहरती है वो आपका दिल होता है। मैं 1-2 शेर अपनी गज़ल के आपको अर्पित करता हूँ क्योंकि इस कविता से उसका जुड़ाव है जो मैं चाहता हूँ कि तू गर दरिंदा है, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। क्या करेगा दरिंदा, इस मसान को बढ़ाएगा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। वाह। 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 यही आशीर्वाद देते रहिए। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। अरे तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थीं, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। वाह। कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। अरे न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है। वाह। 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 न बोलना है, बात गहरी कही है मैंने, आपने ठहरी तालियां बजाई थी। न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी, तेरी चुप में भी मुकम्मल बयान तेरा है। और गज़ल को कहते हैं मोहब्बत की ज़बान, इसमें डांटा भी जा सकता है। जहाँ मैंने छोड़ी थी बात उसको यहाँ पूरी करता हूँ। सर्वेश सुनना, तू चाहे कोई भी हो, डांट रहा हूँ, तू चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी तू हो खड़ा सलीके से, ये माँ की लोरी नहीं राष्ट्रगान तेरा है। वाह। वाह। ये माँ की लोरी नहीं राष्ट्रगान तेरा है। और भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी,
भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। ये चक्रधर सारा जहान तेरा है। ये चक्रधर सारा जहान तेरा है। वाह 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 वाह, सारा जहान तेरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के साथ। मुझे इस सभागार में बैठी सभी महिलाओं से, महिलाओं से नहीं, पत्नियों से घोर आपत्ति है और आपसे शिकायत है। वो ये कि आज तक आपने कोई भी धरना, प्रदर्शन या केस या विरोध सुरेंद्र शर्मा जी का क्यों नहीं किया? कहां से आज करेंगे सर? मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूं, लेकिन उससे पहले मंचासीन सभी विद्वानों को बता दूं कि बंदीप सिंह जी बैठे हैं सर। हम खबरों की दुनिया में कहीं से आते हैं, एक बहुत प्यारा सा शेर सुना देते हैं और सर साहित्य प्रेमी हैं, सुधी हैं, विद्वान हैं और कलाकार हैं। बहुत ऊपर वाले ने आपको सलाहियतें बख्शी हैं। बंदी भाई, यहाँ आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब मैं मिला इनसे, अभी इन्होंने बताया कि 35 साल पहले, 30 साल पहले मेरी कविता थी कटे हाथ, उसके 150 पाठ इन्होंने किए और उतने ही इनाम इनको मिले। मैं आपका अभिनंदन करता। अब मेरे पास 4 मिनट बचे हैं भैया। मैंने एक्शन करना नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। हाँ, आपको रोकेंगे नहीं जब तक आप कोई सीमा नहीं है, आप सीमाओं से परे। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, कहना भी नहीं चाहिए। अभी चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कभी लड़कर जीतने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी छोटी बातें हैं साहब। एक बात बता दूं, मैं यहाँ सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है। महिलाएं बैठी हैं, एक आध ने चैलेंज भी कर दिया। अशोक ने भी कहा मैं पत्नी पर लिखता हूँ। अशोक, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों इंटरेस्ट ले रहे, एक बार बता दे। मेरी पत्नी, मैं कुछ भी कहूँ, जब सारी कमाई वो खाएगी तो उस पर बोलूँगा भी नहीं क्या मैं? थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ मैं आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो सर। ये भाई साहब आप रिकॉर्ड कर रहे, रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे काहे को कोशिश करना।
और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ज़िंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। मैं ईश्वर से बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा हूँ कि मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? और वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले, और क्या बात हो सकती। धार्मिकता ये भी होती है। मुझे किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो तो किसका पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। भाई लोग लिखते रहते हैं, नेताओं पर मत लिखो। आप लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी भर आपको उनसे मिलना नहीं। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके दिखा है। जो रोज़ छाती पर बैठी हो उस पर लिखो तो यार ये मर्दान की ही बात है यार। मैं महिलाओं को बड़ी आदर करता हूँ, पर क्या करूँ, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज़ से पकता। आपको विश्वास नहीं, आप मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। अपनी पर आ जाएं तो पड़ोसियों से पिटवा दे, और अपनी पर आ जाएं तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसको। इसे कहते हैं कोमलता। और बात सही कहता हूँ, मैं तो सही कहता हूँ। मैं, आप लोग बैठे हैं, जिंदगी में किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत हल्का हो जाता है, एक बूंद उसे कमज़ोर कर देती है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन घमंड नहीं करे। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तब तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी
भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क इतना होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे। इतना कर सकता हूँ, ठीक है? 4 मिनट और आगे मेरे पता नहीं, ये घड़ी खराब होगी। हाँ, बढ़ा दिया होगा। देखो जी, मैं आप सबसे, मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूँ तो हंसाना भी सार्थक होता है ज़िंदगी में। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स हैं। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। सौरभ बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70 होगा, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। अंसारी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खाकर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इम्तान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा। क्या फतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैंने अपने बेटे से कह दिया था 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था ज़िंदगी भर पर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बना दिया। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। क्या बात है। जो आज समाज की पीड़ा है वो सबसे बड़ी बात ये है। व्हाट इज योर हाइट? इतना सेंटेंस रचने में 1 महीना लगा है मुझे अंग्रेजी में, और बिल्कुल ठीक निकलने लग गया आज तो। मेरी प्रसिद्धि, किसी का पैसा या किसी का पद, ये हाइट नहीं है। आवर डेप्थ इज आवर हाइट। अगर हम में गहराई नहीं है तो हमारी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है, जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे
जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। और 4 पंक्ति विदा की चाहता हूँ। आप सबसे कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की कुछ कहना चाह रही हैं अगर नीतीश भाई, अगर मैम अगर माइक दे दें। 30 सेकेंड्स, टाइम अप हो गया, हम जा रहे हैं। ये आज की सच्चाई है। सुरेंद्र शर्मा जी ने जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वो ये कि बच्चे हमारे, आज बुज़ुर्ग हमारे अकेले रह गए हैं, विदेश में हैं, और वृद्धा आश्रमों में हमारे बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। हास्य व्यंग की यही विशेषता है कि हंसी मजाक में बहुत गंभीर बात, बहुत संवेदनशील बात, और हमारे मन को, मस्तिष्क को आप झकझोर देते हैं। आप सभी का, मंचासीन सभी विद्वानों का, पूरे साहित्य आज तक परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ोरदार तालियों के साथ आप धन्यवाद कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। आप सभी का साहित्य आज तक में आने के लिए बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।